मॉर्निंग टू ऑल। आज आप नमक के बारे में पढ़ रही हो, जिनके राइटर हैं रज़िया सज्जाद जहीर। उनका जन्म जो है आधुनिक उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म फरवरी 1917 में राजस्थान अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने विवाह में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने ससुराल में रहकर उर्दू से एमए किया और 1947 में अजमेर के लखनऊ में आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में उर्दू पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई, जिसके कारण उनको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 18 दिसंबर 1979 में इनका देहांत हो गया। तो स्टार्ट करते हैं इनका आज का चैप्टर नमक, जो क्या है एक सिख बीवी का इसमें वर्णन किया गया है, जिनके लिए वो क्या ले जाते हैं, लेखिका नमक लेके जाती हैं। तो आज वर्णन करते हैं। नमक कहानी के माध्यम से लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सरहद में दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है वही स्थान उसके लिए विशेष उसकी मातृभूमि होती है। उसे किसी दूसरे स्थान पर कितना ही प्रेम, कितना ही वैभव, कितना ही सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन वह अपनी मातृभूमि और उससे जुड़ी वस्तुओं की यादों को नहीं भूल सकता। कहानी में सिख बीवी जो विभाजन के समय से भारत में रह रही हैं, आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। पाकिस्तान जा रही साफिया आज भी लाहौर का नमक लाने की प्रार्थना करती हैं। इसी बीच दो अन्य कस्टम अधिकारी हैं जो आज एक पाकिस्तान में नौकरी करते हैं, लेकिन अपने वतन को दिल्ली बताते हैं, पर दूसरा जो भारत में नौकरी करते हैं अपना वतन ढाका मानते हैं। लेखिका का मानना है कि राजनीतिक और भौगोलिक सरहदें वहाँ से बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती। इन सरहदों से उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति की भावनाएं जो हैं हमेशा अपनी चीज़ों में जुड़ी रहती हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। साफिया पाकिस्तान लाहौर से में अपने भाइयों से मिलने जाने वाली है। उनकी मुलाकात एक सिख बीवी से होती है जिनमें उसे अपनी माँ दिखाई पड़ती है। वह सिख बीवी विभाजन के समय से भारत में रह रही हैं, लेकिन फिर भी अपना वतन लाहौर को ही मानती हैं। बातचीत के दौरान लाहौर का नाम आते ही वह वहाँ की स्मृतियों को खो जाती हैं। वहाँ जा रही साफिया से लाहौरी नमक लाने के लिए कहती हैं। 15 दिन लाहौर में रुकने के पश्चात साफिया सिख बीवी के लिए नमक की एक पुड़िया अपने साथ लेकर चलती है, लेकिन साफिया के भाई की नज़र में नमक को सरहद के पार ले जाना गैर कानूनी है। लेकिन साफिया के लिए नमक कोई सोना चांदी स्मगलिंग का कोई वस्तु नहीं, ब्लैक मार्केट की कोई वस्तु नहीं है जिसको सरहद पार ले जाना गैर कानूनी हो। साफिया मानती है कि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं और इंसानी भावनाओं को समझकर तोहफे के रूप में नमक को वह सरहद पार ले जाने की अनुमति उसको अवश्य देंगी। अब जो सिख बीवी होती हैं, इनको कीर्तन में मिलती हैं। उस कीर्तन में आपस में बात हो जाती हैं, तो लाहौर वो बता देती हैं, उनकी बहू है वो बार बार उनको देखे रहती हैं। जब एक ट्रिक देखे रहते हैं, उनको वो अपनी मम्मी जैसी दिखती हैं। वही सफ़ेद दुपट्टा, वही सूट, सुंदर सी होती हैं। वो छोटी छोटी आँखें जिनमें बिल्कुल नेक-दिली है। तो वो देख के साफिया जो होती हैं, साफिया जब उनको देखी रहती है तो सिख बीवी भी उनसे पूछ ही लेती हैं कि वह कौन है। अपनी बहू से पूछती हैं यह कौन है, तो बता देती हैं कि ये साफिया है। जो राइटर हैं ये कल को कहाँ जा रही हैं, लाहौर जाने वाली हैं। जैसे ही लाहौर का नाम सुनते हैं तो क्या कहती हैं कि लाहौर से कुछ लाना है, तो इतना उसके मन से आता है कि हाँ कल मेरे लिए थोड़ा सा नमक क्या तुम लाहौर का ला सकती हो। ऐसे करके क्या कहते हैं, सिख बीवी उनसे कह देती है। अब लाहौर में रहने के बाद साफिया क्या करती है, अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। भारत जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लेती है। दो चीज़ें शेष रह जाती हैं। रात भर सामान बांधने में रहती हैं। उनको अपने यहाँ की यादें रहती हैं। उनके दोस्त उनसे मिलते हैं। दोस्त बहुत सारे सामान लाते हैं। उतने सामानों को इकट्ठा करके उन्होंने सब पैक कर लिया है, लेकिन जो नमक और किन्नू की टोकरी होती है उसको वह बाहर ही रखती हैं। अब दो चीज़ें उनकी शेष रहती हैं। किन्नू की छोटी सी टोकरी जिसमें सिख बीबी की तरह किसी और को तोहफे में देना था, और नमक की पुड़िया। इन्हीं दोनों चीज़ों को सरहद पार करना साफिया को भी बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही है। उसने सोचा कि नमक को फलों की टोकरी में छिपा कर ले जाएगी, जिसे कस्टम वाले नहीं देखते। साफिया नमक की इस पुड़िया को अपने शरीर
में रख कर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसा उसने बचपन की कहानियों में सुना था, साफिया किसी भी कीमत में नमक को अपने साथ ले जाना चाहती है। वो चाहती है कि काश कोई ऐसी चीज़ होती कि मैं इसको क्या कर लेती, अपने हृदय में रख के ले जा लेती, तो मैं क्या कर लेती, अब इस पुड़िया को मैं अपने हृदय में दबा के ले जा लेती और उनको मैं क्या कर देती, इसको दे देती, जो मेरे से किसने मंगाया है, सिख बीबी ने मुझसे मंगाया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो चोरी छिपे भी उसको सामान को नहीं ले जाना चाहती है, कि कहती हैं किसी के तोहफे के सामान को चोरी छिपे ऐसे नहीं ले जाना चाहिए। उसके मन में आता है कि ऐसे तो चोरी छिपे सामान को नहीं ले जाना चाहिए, तो किसी भी कीमत में उसको ले जाना है। साफिया भतीजे भतीजियाँ सब उससे पूछते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। इन सब और साफिया के बीच एक सरहद है। यही सरहद एक दूसरे को अपने सगे संबंधियों से मिलने से रोकती है, वरना सरहद के दोनों तरफ लोग एक दूसरे से मिलने को क्या रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। अब जब जा रही होती हैं तो उनके जो बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने बुआ से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो, तुम वहाँ क्यों रहते हो। तो वो बोलती है कि मेरा मन भी तो करता है, लेकिन हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अंदर तो सबका क्या होता है, एक दूसरे से मिलने का मन करता है। सरहद पार तो एक साल में आ सकते हो, तो वो कहते हैं, तो आपस में बातें भी करते हैं कि तुम कब तक आओगे। वो कह सकती है शायद साल में, शायद कभी नहीं, शायद एक दो साल में। ऐसे करके आपस में क्या होती है, उनकी बातें होती हैं। जब उसने देखा नमक की पुड़िया को सरहद पार कराने में उधेड़ बुन में साफिया सो जाती है। रात भर उसको नींद नहीं आती है कि किस तरह से वो उसने इसको। अब नमक की यह पुड़िया जो होती है, उधेड़ बुन में साफिया सो जाती है। स्वप्न में उसे सिख भी दिखाई देती है। लाहौर की अन्य स्मृतियाँ भी उसके स्वप्न में घेर रखा है। नींद ही में ही करवट लेते समय साफिया के पैर किन्नू की टोकरी में लग जाती है। रसीले ठंडे किन्नू जो भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा है। लेखिका ने इस घटना को भारत पाकिस्तान का एकता पर बाहरी शक्तियों की चोट की ओर संकेत किया है। कस्टम पर आकर जैसे ही साफिया का सामान की जांच शुरू हुई, तो निश्चित किया कि नमक को छुपा कर नहीं, बल्कि सबके सामने कस्टम अधिकारी को दिखा कर ले जाऊंगी। उसने कहा कि अब मैं नमक की पुड़िया को छुपा के नहीं, दिखा कर ले जाऊंगी। और क्या कर देती है, धीरे धीरे इस किन्नू की टोकरी में उसने नमक छिपाया है, उसे अपने पर्स में रख लेती है और क्या कर देती है, कस्टम वालों के सामने उसे रख देती है। बातचीत के दौरान वह अधेड़ आयु के कस्टम अधिकारी ने बताया कि उनका वतन दिल्ली है, हालांकि वह पाकिस्तान बनने के समय से ही वहां रह रहे हैं। भूमि पर खींची गई सरहद का प्रभाव इस कस्टम अधिकारी को भी अपनी सीमाओं से नहीं बांध सका। उसने मोहब्बत का पैगाम नमक लेकर जाने वाली साफिया को नहीं रोका। उस अधिकारी को अपनी भी उम्मीद थी कि एक नज़र दिखाई देती, यदि सरहद के दोनों ओर के लोग इस तरह का प्यार प्रेम देन दोनों देशों के प्रति रहा तो एक न एक दिन दोनों देश दुश्मनी धीरे से समाप्त हो जाएगी। वो सोचता है कि जिस प्रकार से आज साफिया ने एक नमक ले जाने के लिए एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, तो सबके मन में इस प्रकार से प्रेम होने लग गया, तो कभी न कभी हमारे देश की ये दूरियां क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेखिका ने दोनों के बीच रिश्ते सुधारने के विविध ओर से भी संकेत किया है। चाहती हैं कि जो इस प्रकार के रिश्ते हमारे बिगड़ रहे हैं वो सुधर जाते, तो भारत और पाकिस्तान का इस प्रकार से युद्ध नहीं होता। पाकिस्तान कस्टम को आसानी से पार करने से रेलगाड़ियों में बैठकर अटारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पहुंची। वहां पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस उसमें सवार हो गई। रेलगाड़ी अब भारत में प्रवेश कर गई। दोनों देशों के बीच लेखिका को कोई भी अंतर नहीं दिखता, लेकिन दोनों के हाथों में भरी बंदूकों ने इन सबको अलग अलग भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व को प्रदान कर दिया है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर हृदय है, लेकिन क्या है कि सरहद के बीच में दोनों के हाथों में क्या है, बंदूकें, भरी हुई बंदूकें दिखाई देती हैं। वस्तुतः इनका लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। भारतीय कस्टम अधिकारी को जब साफिया ने नमक की पुड़िया दिखाई, उसने भी उसे ले जाने की अनुमति दे दी। यह भारतीय अधिकारी बांग्लादेश की राजधानी ढाका को अपना वतन मानते हैं। वो क्या बताते हैं कि ढाका उनका वतन है। उनके बचपन की नजरुल बांग्लादेश और का प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य को समान रुचि से पढ़ा है। वह अब भी ढाका आते जाते हैं। दोनों तीनों देशों में आम साधारण व्यक्ति के मन में कोई प्रभाव नहीं है।
वे आज भी सरहद के पार अपनेपन को महसूस करते हैं। वहाँ भी क्या करते हैं, अपनेपन को वो आज भी देखते हैं। अमृतसर के पुल पर की निचली सीढ़ी के पास पहुंचकर साफिया सोचे जा रही थी कि किस व्यक्ति का वतन कौन सा है। व्यक्ति का वतन उसके दिल और दिमाग में निर्धारित करता है। वो क्या होता है, उसके दिल और दिमाग में हमेशा बना रहता है, राजनीतिक सीमाएं नहीं। अमृतसर पहुंचकर वह सभी अधिकारी सिखों के पवित्र स्थान के सामने सिर झुकाए हुए थी। यद्यपि वे सभी क्या थी, यद्यपि वे भी कभी सभी सिख नहीं थी। वो क्या हैं, उन्होंने भी अमृतसर में जाकर अपना सिर झुकाया। यद्यपि वो क्या थी, मुसलमान थी, फिर भी उन्होंने क्या करा, सिर झुकाकर अमृतसर में क्या करा, प्रणाम किया। और वो ये चाहती थी कि जिस प्रकार से सब, यदि ये जितने भी कस्टम अधिकारी उनको मिले, जितने भी लोग मिले, सबके मन में इतना प्रेम है, कहाँ से प्रेम हमेशा बना रहता, तो हमारे जो आपस की दूरियां हैं वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती। कवित्री यह चाहती हैं कि क्या हो जाए, आपस की हमारी ये दूरियां क्या हो जाती, काश खत्म हो जाती, तो सभी लोग हम आपस में प्रेम से रह पाते।